स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बेसिक क्लास में। ये आज हमारा ध्वनि का अध्ययन लेसन का, जो कि लेसन नंबर 12 है, क्लास 9th के साइंस 1 का। ये लेसन का आज मेरा हमारा जो है सेकंड वीडियो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने छोटी छोटी कई परिभाषाएं पढ़ी और उसके बारे में जाना। मैंने क्वेश्चन बोला था कि 2 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, सारे गामा पधनी इन स्वरों की आवृत्ति एक दूसरे के साथ कौन से सूत्रों द्वारा जोड़ी गई है, और दूसरा है पुरुषों और स्त्रियों की आवाज़ों की आवृत्ति में मुख्य अंतर कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें क्या है कि एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग बनाई गई है। जैसे सा की ट्यूनिंग कितनी होनी चाहिए, सा की ट्यूनिंग 440 हर्ट्ज़ होती है। अब ये हर्ट्ज़ क्या होता है, हर्ट्ज़ आवृत्ति को हर्ट्ज़ में नापते हैं। जैसे हम समय को सेकंड में नापते हैं, उसी तरह आवृत्ति को हम किस में नापते हैं, हर्ट्ज़ में नापते हैं। उसे एच और स्मॉल जेड से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह रे की ट्यूनिंग लगभग कितनी होनी चाहिए, रे की ट्यूनिंग होती है 494 हर्ट्ज़। उसी तरह ग का ट्यूनिंग होती है 554 हर्ट्ज़। और इसी तरह होती है म की ट्यूनिंग होती है 587 हर्ट्ज़ के लगभग। और प की ट्यूनिंग होती है प ध्वनि, प यानी कि हम पाँचवें पे आ गए हैं, 659 हर्ट्ज़ होती है। ध की लगभग ट्यूनिंग होती है 740। एक स्टैंडर्ड, एक माप बनाया गया है कि इतने हर्ट्ज़ तक होगा। जैसे संगीत सुनते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव होता है सुरों का, उसी तरह से ये ट्यूनिंग है, आवृत्तियों का वो होता है उतार चढ़ाव। तो यही है, वहाँ पे ध हो गया। और यहाँ पे और जो नी होता है लास्ट में, नी की ट्यूनिंग होती है 831 हर्ट्ज़। इसे क्या कहते हैं, अष्टक सा। और फिर से 8वां सा फिर जब लेते हैं लास्ट में, तो उसे 800 क्या होता है, 880 के लगभग होता है। सा से स्टार्ट करते हैं और सा पे ही क्या करते हैं, जब ख़त्म करते हैं तो लास्ट वाले सा को जब गाते हैं तो 880 के लगभग जो है इसकी ट्यूनिंग मापी गई है। तो यहाँ पे क्या है कि इन सुरों के आवृत्ति में क्या सूत्र जोड़ना है। तो जैसे हमें ट्यूनिंग पता हो गई, आप लोग क्या करेंगे, जो है स्क्रीन जो है पॉज करके इस ट्यूनिंग को लिख लेंगे। उसके बाद अगर हमें बोलता है कि इस सूत्र द्वारा, तो क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, आवृत्ति बराबर सूत्र हमारा हो जाएगा, आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अनुपात, किसका अनुपात, एक अनुपात हो जाएगा। जैसे सा में पूछ रहा है ट्यूनिंग और संबंध कितने में है, रे में पूछ रहा है। तो मैंने बताया था सा की ट्यूनिंग कितनी होती है, स्टार्टिंग के 440 हर्ट्ज़ होती है, और इसका संबंध किससे है, रे में कितनी होती है, 494। ठीक है, रे और सा में, यहाँ पे हम इरेज करेंगे। अगर रे और सा में हमें निकालना हो, क्या करना हो, रे और सा में निकालना हो, तो जो बड़ा है पहले उसको लिखेंगे। तो रे की ट्यूनिंग जो होती है 494 के लगभग होती है। फिर से मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे आवृत्ति बराबर, मतलब आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो न्यू बराबर अनुपात जिसकी पूछ रही है रे और सा में। ठीक है, तो रे की ट्यूनिंग कितना है, लगभग रे की ट्यूनिंग 494 है, और अनुपात कितना है, सा की मैंने बताया है 440 हर्ट्ज़ है। तो जब 494 में 440 से भाग देंगे तो ये 1 कितना आएगा, 1.2 के लगभग, 1.12 के लगभग इसका उत्तर है। यही इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, किसी भी, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अपने मन से ले लेती हूँ। जैसे प की ट्यूनिंग कितनी है, 587 है, और 659 है, और ध की 700। तो ध और प में हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो ध का कितना है, मैंने आपको बताया था कि 740, और प का कितना है, 659। तो हम जब इसमें इसका भाग देंगे तो 1 इसका जो उत्तर आएगा, यही इसका जो है आंसर आएगा। इस सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं, सभी स्वरों की आवृत्ति को ज्ञात कर लेते हैं, अनुपात को, आवृत्ति के अनुपात को ज्ञात करते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न दिया है कि पुरुषों और स्त्रियों की आवाज़ों की आवृत्ति में मुख्य अंतर क्या होता है। तो स्त्रियों की आवाज़ का जो स्वर मान होता है, जो पिच होता है, स्वर मान होता है, ये क्या होता है, पुरुषों की आवाज़ों की तुलना में अधिक ऊंचे होते हैं।
पिच यानी तारत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा, जो किसी भी चीज़ की जब तारत्व अधिक होगी तो उसका सुर या आवाज़ पतला होगा। और पुरुषों की आवाज़ क्या है, तारत्व कम होने के कारण वो आवाज़ क्या होता है, मोटा होता है। तो यही अंतर होता है। तो एक सेंटेंस में लिखना होगा तो आप लिखेंगे स्त्रियों की आवाज़ों का जो पिच होता है, स्वरमान होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक ऊंचे होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं ध्वनि का वेग क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड। देखिए ध्वनि, हम यहाँ से बहुत दूर से आती हुई ट्रेन हमें सुनाई देती है, या पटाखा बोलता है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, या फिर बिजली कड़कती है तो हमें प्रकाश भी आता है और आवाज़ आता है। तो पहले प्रकाश आता है या पहले आवाज़ आता है, ये आपके लिए प्रश्न है। तो ध्वनि की भी एक गति होती है, बहुत दूर से भी ध्वनि क्या होती है, हमारे कानों तक आने में एक गति को वेग होता है, उस वेग से चलकर हमारे कानों तक वो पहुंचती है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं तो मेरे थ्रोट यानी गले से आवाज़ कंपन हो रहा है, और हमारी जिह्वा क्या कर रही है, उस कंपन को स्वर और शब्दों में क्या कर रही है, ढाल के बाहर निकाल रही है, तब हमारे एक सेंटेंस या शब्द बन रहे हो जो कि आप सुन पा रहे हैं। तो किसी भी ध्वनि की एक क्या होता है, वेग होता है। यहाँ पे एक कृति दी हुई है, क्या कृति दी हुई है कि आप अपने मित्र या सहेली को लेकर ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर लोहे की पाइप हो, जैसे कि विद्यालय का बरामदा और घर की सीढ़ियाँ या बाड़। आप पाइप के एक सिरे के पास खड़े रहें और लगभग 20 से 25 फुट दूरी पर अपने मित्र को खड़ा करें। मित्र को पत्थर की सहायता से पाइप पर आघात करने को कहें और आप पाइप को कान लगाकर पाइप से आने वाली आवाज़ और पत्थर की आवाज़ को सुनें। तो पत्थर के पाइप पर आघात हुई आवाज़ हवा में भी सुनाई देगी, परंतु कौन सी आवाज़ पहले आएगी। मतलब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जब हम पत्थर पे आघात करेंगे, एक जैसे पाइप है, यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड पत्थर से आघात कर रहा है और यहाँ पर आप कान लगाकर सुन रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आघात करेंगे तो आवाज़ यहाँ जब जाएगी तो दो आवाज़ जाएगी, एक हवा में होकर जाएगी, एक पाइप में होकर जाएगी। तो कौन सी आवाज़ कान को जल्दी पहुँचेगी। तो यहाँ पे हमें ये स्पष्ट करना है कि हवा की अपेक्षा जो है लोहे की पाइप से ध्वनि की आवाज़ बहुत शीघ्र सुनाई देगी। मतलब जो पाइप में जो यहाँ पे आवाज़ जो जा रही है वो जो हवा से आवाज़ जाएगी, और जो पाइप में होकर आवाज़ जाएगी, पाइप में से जाने वाली आवाज़ बहुत जल्दी कानों को सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू हम हवा में जो आवाज़ सुनेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ध्वनि का वेग हवा की अपेक्षा में लोहे में अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि जो ध्वनि का वेग होता है वो हवा में कम होता है और पाइप में उसका वेग ज़्यादा होता है, इसलिए पाइप में जल्दी कानों तक आवाज़ पहुँचेगी। तो तरंग के संपीड़न और विलयन जैसे किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। अब देखिए यहाँ ध्वनि के वेग की परिभाषा हो गई एक लाइन में कि ध्वनि का वेग क्या होता है, तरंग के संपीड़न या विलयन जैसे किसी बिंदु द्वारा, ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को ध्वनि का वेग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि का वेग, तरंग के संपीड़न या विलयन जैसी ध्वनि का वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है, आप दूसरे लेसन में आपने पढ़ा है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो और चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे विस्थापन क्या है, मैंने बताया था कि जब भी क्या होता है तरंग यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करती है तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, लैम्डा या तरंग दैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। या फिर एक तरंग के बीच की दूरी तय करने की दूरी को, इसी को भी हम लैम्डा बोल सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को भी लैम्डा बोल सकते हैं। या एक श्रृंग और एक गर्त, ये श्रृंग हो गया और एक गर्त, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को भी लैम्डा से प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर ये श्रृंग है और ये गर्त, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच एक दूरी तय करनी, इसको भी हम लैम्डा बोल सकते हैं। मतलब एक जो डिस्टेंस है उस निश्चित नाप को, उसको क्या बोलते हैं हम, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो यही दूरी हो गई, यही जो क्या है तरंगों में जो दूरी होती है। तो यहाँ पे जब हम ध्वनि के संदर्भ में वेग को के बारे में पढ़ेंगे तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य होगा। मतलब तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा जो है वो दूरी है, और समय क्या होगा बटे समय क्या होगा, दोलन काल। क्या होता है, दोलन काल, मतलब कि कितना दोलन करता है उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे दोलन काल कहेंगे। तो चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे दोलन काल, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि का कोई भी बिंदु टी
समझ लीजिए कि t समय में लैम्डा दूरी तय करता है, तो ध्वनि का वेग इस प्रकार होगा, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे दोलन काल, मतलब v बराबर जो यहाँ लिखा हुआ है लैम्डा बटे t, मतलब ये क्या हो गया तरंग दैर्ध्य और t हो गया दोलन काल, मतलब समय होता है, दोलन काल हो गया। अब चूंकि हमें पता है कि v बराबर न्यू बटा लैम्डा होता है, अब v बराबर न्यू क्या होता है, यहाँ पे ये जो नया ऐसे बनाया हुआ है ये क्या है, न्यू है। देखिए v इस तरीके से v लिखा है और थोड़ा सा ऐसे जो लिखा है ये न्यू है, न्यू इंटू लैम्डा, तो 1 बराबर t का जो मान होता है वो न्यू के बराबर होता है, जो कि आवृत्ति होती है। 1 बराबर 1/t बराबर आवृत्ति बोलते हैं जिसे यहाँ, तो आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो 1/t की जगह पे हम क्या लिख देंगे, न्यू इंटू लैम्डा, वही चीज़ है, बस वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, तो यहाँ पे हमें 2 सूत्र मिला है, ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, या फिर ध्वनि का वेग बराबर तरंग दैर्ध्य बटे दोलन काल। तो ये हमारा सूत्र हमें प्राप्त हो गया ध्वनि के वेग का। अब देखिए समान भौतिक अवस्था वाले माध्यमों में ध्वनि का वेग इन सभी आवृत्तियों के लिए लगभग समान होता है। ठोस माध्यम से गैसीय माध्यम तक ध्वनि का वेग कम होते जाता है। यदि हम किसी भी माध्यम का तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, मतलब कि ध्वनि का वेग जो है टेम्परेचर से प्रभावित होता है, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वेग में कमी आएगी। और जब हम ठोस माध्यम से क्या होते हैं, गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग जाता है तो वहाँ पे भी ध्वनि का वेग क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट बनाया हुआ है, ये पूरा चार्ट, इसमें दिया हुआ है कि किसमें ध्वनि का वेग कितना होता है। जैसे कि ठोस अवस्था में स्थायी है, जो ठोस अवस्था है जैसे एल्युमिनियम है, निकिल, स्टील, लोहा, पीतल, कांच, इन सब में ध्वनि का वेग कितना होता है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में 5420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स, 1 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद क्या है, और सबसे ज़्यादा जो है स्टील में 6000, निकिल में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग दिखाया हुआ है, लोहे में ध्वनि का वेग 5950 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चार्ट आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे, सवाल लगाते समय इसका प्रयोग होगा। जैसे समुद्र के पानी में ध्वनि का वेग 1531 होता है, शुद्ध पानी में 1498 होता है, इथेनॉल में 1207 और मिथेनॉल में 1103 होता है। ये सब क्या लिक्विड होते हैं। फिर गैस में हाइड्रोजन में 1284 सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि का वेग होता है, हवा में 346 होता है, ऑक्सीजन में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में 212 और हीलियम में 965। तो इस तरीके से अलग अलग माध्यमों में और अलग अलग चीज़ों में ध्वनि का वेग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था, इटालियन वैज्ञानिक बोरेली, और 2 वैज्ञानिक थे बोरेली और विवियानी, इन्होंने 1660 में लगभग हवा में ध्वनि का वेग ज्ञात किया था। उन्होंने क्या किया था कि दूर से ही गोली निकलते समय और प्रकाश और ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचने में जितना समय लगा है, जैसे उन्होंने बंदूक से गोली निकाली और उस गोली के निकलते ही कानों तक जो आवाज़ आई, उससे उन्होंने कैलकुलेशन किया और बताया कि 350 मीटर पर सेकेंड जो है लगभग ध्वनि का वेग होता है। तो बाद में जब एकदम एक्यूरेट मशीन द्वारा उसका माप किया गया तो 346, यानी कि 4 इनका ज़्यादा था, 4 यूनिट, लेकिन इन्होंने क्या किया, एकदम उसी के आसपास इन्होंने कैलकुलेशन निकाला था जो कि बहुत ही सटीक था। तो इस तरीके से ध्वनि का वेग उन्होंने नापा था। तो हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है, हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है, 346 होता है। यहाँ पे देखिए हवा में ध्वनि का चाल 346 मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, फ्रेंड्स, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है ध्वनि, हवा में ध्वनि का वेग। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हवा माध्यम से जाने वाली ध्वनि तरंगों का हवा की भौतिक स्थिति पर निर्भर होती है। भौतिक स्थिति अर्थात हवा का तापमान, उसका घनत्व, उसका अणुभार, ठीक है। जैसे हवा में भी ध्वनि का वेग जब जाता है तो अगर हवा का तापमान अधिक है तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। उसका घनत्व तो कैसा है, डेंसिटी कितनी है, और उसके बाद उसका अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट क्या है। तो इन सब बातों पर भी हवा में ध्वनि के वेग का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे तापमान क्या है, अगर ध्वनि का वेग माध्यम में, जैसे कि तापमान T है, और तो क्या करता है कि ध्वनि का वेग माध्यम तापमान के वर्गमूल के समानुपाती
अर्थात तापमान के चौगुना होने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, दोगुना होगा। यानी कि तापमान जब बहुत बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, उसके समानुपाती होता है। ये देखिए, एक समानुपाती होते हैं, एक प्रतिलोमानुपाती। जब क्या होता है, ये होता है समानुपाती का ये साइन होता है, जैसे यहाँ पे दिया है v, ये समानुपात वर्गमूल t है। तो ये जब v बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा। एक प्रतिलोमानुपात होता है, जैसे v यहाँ पे दिया हुआ है, आगे मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपको समानुपात हो, जब किसी भी संख्या के 1/, कुछ हो जाए, जैसे यहाँ पे रो दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1/, करके हो जाएगा, तो वो प्रतिलोमानुपात है। जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे t डायरेक्ट था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर इनडायरेक्ट है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/, करके है, तो इसको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि प्रतिलोमानुपात बोलते हैं। तो जैसे घनत्व क्या होता है, ध्वनि का वेग घनत्व के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। जैसे घनत्व चौगुना होने पर ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, मतलब जब घनत्व बढ़ेगा तो वेग घटेगा। समझ में आया फ्रेंड्स। इसके बाद अणुभार होता है। अणुभार क्या होता है कि ध्वनि का वेग माध्यम के अणुभार के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होता है। जैसे कि ये भी अगर वो ध्वनि अणुभार बढ़ेगा तो उसका वेग घटेगा, और वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, इस तरीके से, इस सूत्र से जो है हम बता सकते हैं कि ध्वनि का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है। आगे देखिए, विचार कीजिए, इसमें लिखा हुआ है, हमें क्या विचार करना है, हम बताते हैं आपको।